लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल गेन स्टार्ट किया था, बराबर है। कैपिटल गेन्स की कंडीशन थी कि कैपिटल एसेट होना चाहिए। वो कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर से क्या आना चाहिए? कैपिटल गेन आना चाहिए। और कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। रिपीट करो, क्या क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट, ट्रांसफर, कैपिटल गेन, और वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, नोटबुक में लिखा था। ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर movable, immovable, tangible, intangible. It also includes securities held by FII as per the guidelines of and also ULIP अगर premium is more than 2,50,000 and but it does not include M personal movable property, but उसमें GD फंसा हुआ तो टैक्स आएगा। J for ज्वेलरी, D for drawing, P for painting, A for archaeological collection, S for sculptures और A for any work of art। लिखा है, ये सब लिखा है। ओके, फिर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद A for रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जो लोकल लिमिट से 2, 6 और 8 किलोमीटर बाहर हो। पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है तो 2, 1 लाख के ऊपर है तो 6, उसके 10 लाख के ऊपर है तो 8 लिखा है। वो 2, 6, 8 भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था? एस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, और क्या था? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड। मिल रहा है क्या? सो वो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अपन ने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था ट्रांसफर का डेफिनेशन। नोटबुक में क्या लिखा है? वही लिखा है ना, ट्रांसफर ही है। हाँ, इंक्लूड्स सरक, एक्सक्लूड, पागल CS। एस मतलब सेल, ई मतलब एक्सचेंज, आर मतलब रेलिंक्विशमेंट, ई मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, सी मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, और लास्ट था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा था पागल CS पे कैपिटल गेन आने वाला नहीं है। P मतलब पार्टीशन ऑफ HUF, A मतलब शेयर्स इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, डी मर्जर, G मतलब गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस। वापस से A था एसेट इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डी मर्जर। फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, C was conversion of preference share into equity share, bonds or debenture into equity share, private company into LLP, any business into company, और S was holding and 100% subsidiary। ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है। और एक G नया था, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स एंड वाइस वर्सा, इस पे भी टैक्स आने वाला नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं है वो। बस इतना लास्ट अपन ने किया था। एक रेट ऑफ टैक्स किया था। प्लीज रेट ऑफ टैक्स के चार्ट पे जाओ, स्टार्टिंग में जहाँ पे बनाया था उसमें 2 ऑप्शन थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अपन ने पढ़ा था कि अगर 111A है, मतलब इक्विटी शेयर जो RSC के थ्रू बेचा है और STT पे किया है। क्या वाला? इक्विटी शेयर RSC के थ्रू बेचा है और STT पे किया है, 111A में जाएगा। और उधर अपन ने पढ़ा था कि पुराना रेट, पुराना मतलब 23 जुलाई 24 से पहले, अगर पुराना रेट है तो 15%, नया रेट है तो 20%। दैट्स इट। वहां पे इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं है शॉर्ट टर्म, तो भूल जाओ। फिर अगर अदर देन दैट है तो अपना स्लैब रेट जो नॉर्मल 0 से 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, मोर देन 15 जो पढ़ा था वो, इतना याद है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी 2 ऑप्शन है, इक्विटी शेयर 112A वाला और बाकी सारे अदर्स में सब आ गए, डिबेंचर, घर, गोल्ड, सब आ गए A to Z। सो 112A अगर है, 112A मतलब इक्विटी शेयर कैसे बेचा है? RSC के थ्रू, और क्या पे किया है? STD। पुराना रेट 112A में इंडेक्सेशन तो मिलता ही नहीं है, 1,25,000 का एग्जेम्पशन है, और पुराना रेट वॉज 10%, नया रेट इज 12.5%। दोनों में इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है और टैक्स 1,25,000 के ऊपर वाले पे भरना है। समझा? उसके बाद ऑल अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जितने भी बचे वो सारे के सारे, क्या लिख रहे हो सब लोग? स्लैब रेट। अच्छा, फिर लास्ट में अपने पढ़ा था ऑल अदर कैपिटल एसेट, वहां से और 2 एरो था। एक तो क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मिल रहा है? क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी या लैंड और बिल्डिंग लिखाया था? हाँ नहीं, लैंड और बिल्डिंग लिखा है मैंने। हाँ, सो लैंड एंड बिल्डिंग था, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर एसेट मिला। अदर एसेट में
अब जो भी है वो अदर एसेट जो भी बचे क्या आएगा उसमें 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। उधर कुछ वो ओल्ड रूल न्यू रूल है या नहीं है? कुछ नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग में और दो ऑप्शन थे, परचेज बिफोर सोल्ड आफ्टर। क्या परचेज बिफोर सोल्ड आफ्टर, तो दो ऑप्शन है, 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। परचेज बिफोर सोल्ड आफ्टर तो 20 और 12.5 मिल रहा है कि नहीं यार? और अगर परचेज आफ्टर है तो 12.5%। क्या परचेज आफ्टर है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। बराबर है? आंसर बोलोगे क्या? परचेज बिफोर सोल्ड बिफोर तो 20% विद इंडेक्सेशन, परचेज भी बिफोर सोल्ड भी बिफोर तो पुराना रेट मिला। फिर देखो रेसिडेंशियल हाउस का टेबल बनाया होगा, मिला? उसमें फर्स्ट को सिचुएशन पढ़ो, परचेज कभी है और अब सोल्ड तो 20% विद इंडेक्सेशन। सेकेंड परचेज बिफोर सोल्ड आफ्टर, सेकेंड सिचुएशन में सोल्ड कभी है आफ्टर, तो क्या रहेगा 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन सॉरी, विच एवर इज लोअर। मिला कि नहीं यार? परचेज आफ्टर सोल्ड आफ्टर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और सिचुएशन था क्या? ऑल अदर एसेट टू डी, वो तो बाकी सब सेम है। आगे बोलो, आंसर बोलोगे क्या? लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है उसके लिए मालूम कैसे पड़ेगा? कितना मंथ्स? 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। शूज में हमेशा 12 मंथ्स ही है। एल मतलब लिस्टेड शेयर्स, एल मतलब लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड सिक्योरिटीज। एल इज इंपॉर्टेंट, दो ऐसे यार, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज। यू मतलब यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यू मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अरे मिल रहा है, और यूलिप भी है। और एम मतलब जेड मतलब जीरो कूपन बॉन्ड। क्या बोला? जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। 12 मंथ्स हो गया अगर लॉन्ग टर्म है तो। शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 12 मंथ्स। इज था इज, आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, एस मतलब अनलिस्टेड शेयर्स, सिक्योरिटी नहीं है उधर, और वहां पे 24 मंथ से कभी भी खरीदो कभी भी बेचो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी एसेट बचे, अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, गोल्ड, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो भी बाकी बचा, पुराना में 36 मंथ्स, नए में 24 मंथ्स। अब क्या है उसमें? पुराना मतलब क्या? सोल्ड बिफोर या सोल्ड आफ्टर? सोल्ड बिफोर 23rd 24 तो 36 मंथ्स, और सोल्ड आफ्टर है तो 24 मंथ्स। याद है? बराबर। फिर कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद अपन ने ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ा। मिल रहा है कि नहीं यार? अब बेटा आगे बढ़ने से पहले तुम लोग को एक फॉर्मेट आना जरूरी है। हाउस प्रॉपर्टी का जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वैसे इधर का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। शॉर्ट टर्म है तो फॉर्मेट इज FVOC। क्या बोला? माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन। बराबर है। लॉन्ग टर्म है तो भी सेम ही है, FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन। कोई सुन रहा है क्या? आंसर इसका बोलेगा कोई? अगर मैंने एसेट बेचा है 5 लाख में तो 5 लाख हो गया FVOC। क्या हो गया? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या बोला? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो जितना मेरे बैंक में पैसा आया उसको बोलते हैं FVOC। बट ये शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, घर, गोल्ड बेचने के लिए अगर ब्रोकरेज दिया तो ब्रोकरेज हो गया ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ब्रोकरेज क्या हो गया? ट्रांसफर एक्सपेंसेस। वो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट कंसीडरेशन। क्या आ जाएगा? नेट कंसीडरेशन। इतना पॉइंट समझता है। माइनस परचेज प्राइस, जिसको बोलेंगे COA या तो COI। क्या बोलेंगे? या तो COI माइनस ICOA अगर अवेलेबल है तो। यहां पे दोनों लिखना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दोनों लिख रहा हूं बिकॉज अभी ऑप्शन हो गया ना 12.5 विदाउट, 20 विद, अरे मिल रहा है क्या, इसलिए दोनों लिख रहा हूं, नहीं तो पहले सिर्फ ICOA था। या तो ICOI बराबर है विल गिव मी क्या?
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उसके बाद क्या लिखूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अरे यार मिल रहा है कि नहीं, फॉर्मेट बोलोगे क्या था, FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस COA, यहाँ पे ICOA, COI माइनस ICOI विल गिव मी शॉर्ट टर्म, विल गिव मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। COA मतलब मैंने अगर नया बिल्डिंग खरीदा तो वो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 50 लाख में खरीदा तो 50 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। उस बिल्डिंग के ऊपर और एक घर बनाया, मतलब और एक फ्लोर ऐड किया, तो जो नया फ्लोर ऐड किया वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इतना पॉइंट समझाएगा। जमीन खरीदी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जमीन खरीदने के बाद मैंने अलग से बिल्डिंग बनाई तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बराबर है। AC खरीदा तो, पहले तो AC घर का हो तो एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल, बट ऑफिस का AC तो एसेट है ना यार, तो अगर ऑफिस का AC खरीदा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट AC का कंप्रेसर बदला तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो वैल्यू बढ़ रहा है या तो लाइफ बढ़ रहा है। क्या, जिससे या तो वैल्यू बढ़ रहा है या तो लाइफ बढ़ रहा है, सो उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलेंगे। माइनस अगर एग्जेम्पशन आप लोगों को मिल रहा है कोई, तो एग्जेम्पशन माइनस कर दो और जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। बैलेंस क्या आएगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या तो टैक्सेबल क्या लिखूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बराबर है। अपना मॉड्यूल ओपन करो प्लीज। मॉड्यूल सबके पास नहीं, आज भी नहीं लाएगा, क्यों, क्या, तो अपने क्लास का मॉड्यूल बोला ना, क्लास का बुक मत लाओ, क्लास का टेक्स्ट बुक के बदले मॉड्यूल लाने बोला है। और बाकी लोग जिसमें से पढ़ रहे वो ही नहीं ला रहे, मार्किंग ही नहीं रहेगा, कैसे याद रहेगा। कौन सा है बेटा, क्या चैप्टर का नंबर क्या है, 4। स्टार्टिंग में है उन लोग के, कम टू पेज नंबर 359, एकदम स्टार्टिंग में मिला। उसमें फर्स्ट फॉर्मेट जो है वो शॉर्ट टर्म का है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, मिला क्या, नेट कंसीडरेशन लेस COA मिला, और COI शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जेम्पशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, मिला। फिर लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट है वहाँ पे, FVOC माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, मिला, नेट कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल गिव मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जेम्पशन will give me long term capital gain chargeable to tax। अरे बोलो यार, मिल रहा है। इन केस ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, मिला। तो अगर 23 जुलाई 24 है तो FVOC माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर नेट कंसीडरेशन माइनस COI, उन लोग ने ICOA हटा दिया, मिला। वो अगर वैसे पढ़ोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, दोनों याद रखो, ICOA। एसेट कौन सा बेचा, अगर सपोज 112A आया, कौन सा, इक्विटी शेयर वाला, तो वहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो अपन वहां पे ICOA नहीं लिखेंगे। अरे सुन रहा है क्या, तो प्लीज वो ऑन और बिफोर वाला रट्टा मत मारो, रेट में रट्टा मार लिया तो रेट, बस रेट के बेसिस पे आंसर आ जाएगा, तो 2 फॉर्मेट नहीं पढ़ना है, रिपीट नहीं करे, फॉर्मेट बोलो। माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस COA या तो ICOA, COI या तो ICOI, शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जेम्पशन विल गिव मी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। कितना समझा? FVOC का मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, TE मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस, NE मतलब नेट कंसीडरेशन, फिर बाद में ICOA मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपको मिल रहा है ICOA मिल रहा है, डिपेंडिंग अपन कौन सा एसेट बेच रहे हैं, कभी बेच रहे हो, सब मगजमारी के बाद अगर आपको मिल रहा है तो उसका सेट फॉर्मूला है। प्लीज बोलना, मैंने 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तब इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा था 109 पॉइंट। आज जब मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तब इंडिया का इन्फ्लेशन चल रहा है, सपोज कुछ भी लिख रहा हूं, 221 पॉइंट। तो प्लीज बोलोगे क्या, आज का वैल्यू कैसे निकालू? नहीं कैलसी नीचे अपने को, आज का वैल्यू निकालू कैसे, बस वो बताओ।
किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 50 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 50 लाख मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय किससे कर रहे हैं? करंट ईयर से, मतलब मैं बोल सकता हूं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर किया उस ईयर का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज यॉट अपॉन यॉप। क्या बोला? यॉट मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर, यॉप मतलब ईयर ऑफ परचेज। तो जब खरीदा था तब इंडेक्स 109 था, बेचा तब 221 है, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालने का है। बट उसका फॉर्मूला बना के दिया है ICOA इक्वल्स टू COA। COA का फुल फॉर्म बोलो, मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ यॉट अपॉन यॉप। यॉट मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर, यॉप मतलब ईयर ऑफ परचेज। अगर आपको ICOAI पूछा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो फॉर्मूला बोलो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ यॉट अपॉन CII ऑफ YOI। यॉट मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर, YOI मतलब ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या? यॉट मतलब ईयर ऑफ ट्रांसफर और YOI मतलब ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, रिपीट नहीं कर रहे यार तुम लोग का बैच। ICOA मतलब कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ यॉट अपॉन CII ऑफ यॉप। और क्या था? CII ऑफ यॉट अपॉन नीचे CII ऑफ YOI। समझेगा क्या? गवर्नमेंट बोलता है नीरज कुछ भी हो, जुलाई से पहले बेचा, जुलाई के बाद बेचा, कोई भी एसेट बेचे, हम लोग कुछ एसेट्स पे इंडेक्सेशन देते ही नहीं है। क्या? कुछ एसेट्स पे इंडेक्सेशन, स्लम सेल में अगर तूने एसेट बेचे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। किसमें? स्लम सेल का मतलब समझाता हूं, अपना पढ़ेंगे कैलकुलेशन आगे, बट मीनिंग बताता हूं। अपने पास है ना 3 डिवीजन है, एक है स्कूल सेक्शन जो 8, 9, 10 पढ़ाता है, एक है कॉलेज सेक्शन जो 11, 12 से BCom तक पढ़ाता है, और एक है प्रोफेशनल सेगमेंट जो CA चलाता है। सो एक ही क्लास में 3 अलग अलग डिवीजन है, स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल। क्या बोला? इतना समझा? अब अपन ने डिसाइड किया कि यार बहुत सालों से चल रहा है बट अपने से इतना मैनेज नहीं हो रहा है, तो अपन ने डिसाइड किया स्कूल सेक्शन अपने को बेचना है। क्या? स्कूल सेक्शन, बिकॉज बंद करूंगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरे को अभी स्कूल सेक्शन में है 1200-1500 बच्चे, तो उसको बंद क्यों करूं? तो मैंने एक क्लास वाले को ढूंढा, मैंने बोला यार स्कूल सेक्शन बेचने का, तुझे इंटरेस्ट है क्या? बोलता सर 1500 बच्चे तो इंटरेस्ट क्यों नहीं होएगा? बोलता सर कितना पैसा चाहिए आपको? मैंने बोला यार देख स्कूल से, बोलता है सर देखो क्या क्या दोगे, फर्नीचर दोगे? मैंने देख टाइम पास नहीं करना है मुझे, मेरे पास 3 फ्लोर है, एक पूरी बिल्डिंग मेरी है, उसमें 3 फ्लोर है, एक में स्कूल बैठता है, एक में कॉलेज बैठता है, एक में प्रोफेशनल। तो जो स्कूल वाला सेक्शन है ना, स्कूल वाला, उसका जो फ्लोर है वो फ्लोर पूरा बेचने का है। अब उसमें बिल्डिंग आ गया, बिल्डिंग मतलब वो क्लासरूम आ गया, फर्नीचर आ गया, AC आ गया, बोर्ड आ गया, सब आ गया, और मेरा गुडविल भी तो तू लेके जाएगा ना, मेरा नाम तो है ही उसमें, प्लस स्टूडेंट है वो भी लेके जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो डिवीजन है 5 करोड़ में बेच रहा हूं, चाहिए तो बोल। कोई सुन रहा है क्या? इसमें क्या क्या आ गया? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, सब आ गया ना यार। तो उसको बोलते हैं स्लम सेल। स्लम सेल मतलब एक एक एसेट का वैल्यू नहीं है, पूरा डिवीजन एक लमसम प्राइस में बेच दिया। क्या? पूरा डिवीजन एक लमसम प्राइस में बेच दिया। अगर मैं यही एग्जांपल में ऐसा बोलूं कि बिल्डिंग का 4 करोड़, फर्नीचर का 2 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी का 8 करोड़, तो वो स्लम सेल नहीं हुआ। तो स्लम सेल मतलब पूरा अंडरटेकिंग लमसम प्राइस में बेचा है। क्या? पूरा अंडरटेकिंग लमसम प्राइस में बेचा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, लॉजिकल है सब चीज यार, बिकॉज शॉर्ट टर्म में टाइम पीरियड ही 1 साल, 2 साल, 3 साल है यार, तो उसमें थोड़ी ना टाइम वैल्यू में इतना फर्क पड़ेगा, तो इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है। 112A पे नहीं मिलेगा। व्हाट इज 112A? लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड थ्रू RSC एंड STD स्पीड। क्या? सोल्ड थ्रू RSC एंड STD स्पीड बराबर है, उधर नहीं मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया ना 10 और 12.5, तो जब रेट इतना कम है तो काहे का। आगे बोलो यार, डेप्रीशिएबल एसेट पे नहीं मिलेगा, ये तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा अगर आया नहीं तो। सेल ऑफ एसेट अंडर ब्लॉक सिस्टम, ऑल एसेट सोल्ड, सम एसेट सोल्ड। ऑल एसेट सोल्ड में अगर वैल्यू ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वैल्यू कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। PGBP में पढ़ाया था, तो वहां पे अपन ने कभी इंडेक्सेशन लिया क्या PGBP में? नहीं, बिकॉज वहां पे टाइम वैल्यू करंट ही होता है ना। अरे यार
आप शॉर्ट डेप्रिशिएबल एसेट में क्या करते हो, 10 साल पुराने वैल्यू से लेते हो WDV से, तो वहां पे क्या का इंडेक्सेशन करंट वैल्यू है, और डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पे नहीं मिलेगा। किस पे नहीं मिलेगा? डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पे नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं सैड। क्या बोलते हैं? रिपीट कर रहे हो? कौन कौन है? कैपिटल एसेट 112A, डिप्रिशिएबल एसेट और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। मिल रहा है क्या? और मैंने कुछ तो पढ़ाया था लास्ट टाइम, याद नहीं आ रहा है मुझे। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। क्या? मड, एम मतलब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यू मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, डी मतलब मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। मिल रहा है क्या? पढ़ के आओ ना बेटा, ये चैप्टर तो भूल जाओ। तुम लोग को अभी तक नहीं समझा क्या है? सबसे ट्रिकी है चैप्टर, बड़ा नहीं है चैप्टर, बहुत छोटा है बट ट्रिकी है बस। बराबर है तो पढ़ो ना, रोज पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, एक एक चीज रट्टा होनी चाहिए। हेडिंग दो रेड पेन से। कंप्यूटेशन, रोमन नंबर नया देना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिख रहे हो? कैपिटल गेन्स। ये दो फॉर्मेट बनाना, बाजू बाजू में बनाओगे तो बेटर है। शॉर्ट फॉर्म गलती से भी मत लिखना, फुल फॉर्म तुक्का मार के मत लिखना। फुल फॉर्म मेरे को पूछ के लिखना नहीं आता है तो दो एरो बना के लिखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। FEOC का फुल फॉर्म क्या लिखा है? TE अरे ये जब रिपोर्ट लिखा हुआ है ऑन अदर, अरे फर्स्ट इधर 20% ही है। हाँ 20% विद इन नेक्स्ट सेशन भी है। हाँ हाँ वही, अरे पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, मालूम नहीं क्या वो। लेक्चर देखी क्या? नहीं। पागल है तो वही क्या करना चाहिए, मैं बॉडी उठाऊंगी।
Next cost और भी कुछ होता है ना ICO वाला, वो तो पहले भी करते क्या है आज ही खत्म कर देना भाई, बैठूंगी नहीं है क्यों नहीं हटाओ क्या, हटा दूं क्या? नीचे नोट लिखो ना, नोट नंबर 1, if indexation is available, then ये कॉपी करो ना नेक्स्ट लाइन पे, ICOA और ICOA का फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखना, फुल फॉर्म लिखना, बाद में एक सम में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। फुल फॉर्म लिखना ICOA, COA का फुल फॉर्म लिखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मॉड्यूल दो ना एक मिनट, अच्छा मेरे पास
लिखा है? नहीं, मैं लिखा दो, इतना लिखा। नोट नंबर 2 लिखो। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल on the following capital assets. On the following capital asset of indexation is not available on the following capital assets. और फिर प्लीज ये कॉपी करना। डन। चल आंसर बोलना ना प्लीज, थोड़ा एक्टिव रहना। अभी अपन जो पढ़ रहे बेटा ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़ रहे। किसका? ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या था वो बता दो बस। और पागल सी एस। एस मतलब? ई मतलब एक्सचेंज, आर मतलब रिलिंक्विशमेंट, ई मतलब एक्सटिंग्विशमेंट। बराबर है? प्लीज बोलना मिस्टर ए के पास, बराबर है, परचेस्ड गोल्ड, सॉरी परचेज गोल्ड ऑन 1 जुलाई 2020, बराबर है, सोल्ड इट, परचेज गोल्ड ऑन फॉर ₹7 लाख, बराबर है, सोल्ड इट फॉर रुपीज, क्या लिखूं बोल दो ना यार, 23 lakhs। कभी बेचा है? ऑन 9 सितंबर 24, बराबर है। अब इसका कैपिटल गेन अगर मुझे निकालने बोला है, सो सबसे पहले कौन सा एसेट है भाई, वो मेन है। नेक्स्ट परचेज कभी किया था, वो मेन है। सेल कभी किया, वो मेन है। टैक्स रेट कितना आएगा, वो मेन है। ये 4 बना ही देना, कुछ भी हो जाए, नहीं तो आंसर राइट जा ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल राइट जाएगा। बराबर से OEU पढ़ा था, क्या था? ओनर, यूज और एक्सपेंस। अरे कार में पढ़ा था ना यार, तो वो नहीं बनाओ चलेगा, बट ये बनाना जरूरी है। एसेट कौन सा है? परचेज कभी किया, सेल कभी किया, और रेट क्या रहेगा, बराबर है। प्लीज कमेंट, एसेट कौन सा है? गोल्ड। अरे बराबर है। परचेज किया था बिफोर 23 जुलाई 24, सोल्ड कभी है? आफ्टर 23 जुलाई 24। अरे बराबर है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं अपन ने ऐसा कुछ तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो मैं बोल सकता हूं ये 2020 से 24, 4 साल हो गया ना, तो 4 साल हो गया मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया। बोलो यार, लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर है या अदर्स है? ये अदर्स है। अदर्स में लैंड एंड बिल्डिंग है या अदर एसेट है? अगेन ये अदर एसेट है। तो अदर एसेट अगर सोल्ड आफ्टर है तो रेट इज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। क्या रेट इज? 12.5 विदाउट। यहाँ पे ऑप्शन है क्या 20 और 12.5 में? नहीं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। प्लीज जाके क्रॉस वेरीफाई करो, राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है। एक बार 1-2 सम में करना पड़ेगा तुम लोगों को।
मिला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2 एरो बनाए थे, लॉन्ग टर्म में जाओ, लॉन्ग टर्म में इक्विटी और अदर्स 2 एरो बनाए थे, अदर्स में जाओ, अदर्स में लैंड एंड बिल्डिंग और अदर्स लिखे थे, अदर्स में जाओ, अदर्स में सोल्ड आफ्टर लिखा था कि नहीं, सोल्ड आफ्टर 23 जुलाई, तो इट विल बी 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। सो ये लॉन्ग टर्म है बट आपको इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है। FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस विल गिव मी नेट कंसीडरेशन माइनस COA माइनस COI विल गिव मी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यस और नो प्लीज कमेंट। FVOC का मतलब, अब FVOC पढ़ाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ये नॉर्मल सेल है तो सेल में जो पैसा आया वो FVOC बन गया ना यार, तो FVOC विल बी अमाउंट रिसीव। क्या FVOC विल बी कितना पैसा आया 23 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं। सो नेट कंसीडरेशन 23 लाख। COA कितने में खरीदा था 7 लाख। इंप्रूवमेंट नहीं दिया है तो कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, अरे समझेगा क्या, बस सिंपल है एकदम, समझा मैंने क्या किया, बराबर है। सो अगर मैंने एसेट बेचा है और मनी मिला, सो FVOC विल बी अमाउंट रिसीव, FVOC विल बी अमाउंट रिसीव। प्लीज आंसर बोलना। अगर मैंने एसेट बेचा, मैंने गोल्ड बेचा और सामने वाले ने घर दिया, तो मेरे को घर खरीदना था, तो मैं घर खरीदने के लिए गया, वो बोलता है सर कैसा पैसा दोगे, मैंने बोला गोल्ड दूंगा। सो अगर मैंने गोल्ड दिया और सामने वाले ने घर दिया तो वैल्यू किसका दूं, जो घर आ रहा है उसका वैल्यू लेना है। क्या, जो घर आ रहा है उसका वैल्यू लेना है। जो घर आ रहा है अगर उसका वैल्यू नहीं पता है तो जो गोल्ड जा रहा है उसका वैल्यू लेना है। सो FVOC मतलब मनी आया तो अमाउंट रिसीव, अगर मनी के बदले एसेट आया तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव। क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव। और अगर वो नहीं मालूम है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड। नहीं समझा, अरे बोलो यार, क्लियर है ना। अब जब भी आप घर बेचोगे यार, तो क्या लो FVOC, तो घर बेचा तो अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए और कुछ। अगर मैंने घर बेचा तो वैल्यू क्या लूं, याद होएगा तो अपन ने गिफ्ट में भी पढ़ा था यार, अपन जानबूझ के सस्ते में घर खरीद रहे थे, 10% का डिफरेंस अलाउड है। बोलो प्लीज यार, मैंने अब की बार बेचा या खरीदा है, बेचा है। तो जब मैं घर बेचूंगा तो गवर्नमेंट बोलता है तेरा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो तूने कोई फ्रॉड नहीं किया है। सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस, तेरा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, अरे क्या सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो वैल्यू क्या लोगे, डिफरेंस अगर 10% है तो अपना वैल्यू राइट है, 10% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अरे यार क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो क्या, आंसर बोलो। मनी रिसीव्ड है, क्या बोला, तो मैं बोल सकता हूं FVOC इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव, इक्वल्स टू क्या बोला, अमाउंट रिसीव। अगर एसेट रिसीव्ड है तो FVOC क्या होएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। अरे बराबर है, इफ एसेट क्या लिखो, रिसीव्ड, बराबर है। इफ FMV नॉट अवेलेबल तो क्या लिखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, ऑफ क्या लिखा है, एसेट ट्रांसफर्ड। इतना पॉइंट समझेगा, अरे बोलो यार। अच्छा, अगर अपन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है तो जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बोलता है, हम लोग अज्यूम कर लेगा कि तूने कैश में पैसा लिया, फ्रॉड वॉर्ड है, सब है, कोई सुन रहा है क्या। सो गवर्नमेंट बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में तेरा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो तू हमारे लिए भगवान है, FVOC विल बी सेलिंग प्राइस। चलो FVOC विल बी, मतलब तूने कैश में ट्रांजैक्शन किया नहीं किया, नहीं किया, सब बराबर है। अगर तेरा सेलिंग प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फिर हम लोग तेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो 110% ऑफ सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। अगर आंसर यस आया तो FVOC विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सेम पड़ा हुआ है, वहां पे परचेजर था, यहाँ पे सेलर है। प्लीज बोलो, आंसर बोलो ना, यहाँ पे सेकेंड लास्ट बेंच। मैंने 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेचा, स्टैम्प ड्यूटी वाला बोलता है 90 रुपीज का वैल्यू है। मैंने
100 में बेचा, स्टैम्प ड्यूटी बोलता है 90 है, क्या लू एफईओसी? मैंने ज्यादा में बेचा ना यार, तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है। उसके बाजू में आंसर बोलोगे मैंने 100 में बेचा, स्टैम्प ड्यूटी 105 बोलता है, अपन ने कम में बेचा बट डिफरेंस कितना है? 5 ना, तो अपना वैल्यू राइट है रॉन्ग है? राइट है। मैंने 100 में बेचा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 115 बोल रहा है या 12 बोल रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? 112। सो अगर 10% से ज्यादा डिफरेंस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या लिखूं? तो एफईओसी विल बी सेलिंग प्राइस। नहीं समझा? अरे बोलो प्लीज यार, श्योर पढ़ो ना, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा, मॉडल नहीं लाया यार, ये तो स्ट्रेंज हो गया मेरे लाइफ में। क्यों ऐसा कोई भी इंसान करेगा? पेज नंबर 422 पे, 422। जो पढ़ रहे ना प्लीज उसको टिक मारते रहना, नहीं तो तुम लोग को याद नहीं रहेगा क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। मिला? लैंड एंड बिल्डिंग सेक्शन 50C करके दिया हुआ है, मिल रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, प्लीज रीड करना प्लीज। 50C मिला? उसके बाजू में बोला इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर, तो लास्ट में बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। मिला? अच्छा, पॉइंट नंबर ए, इफ द डेट ऑफ अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर and whole or part of the consideration is received by account payee check or the account payee bank draft or ECS or through such electronic mode IMPS, वो सब ठीक है, on or before the date of agreement, तो बोलता है the stamp duty value on the date of agreement लेना है। If the date of agreement is different from the date of transfer but the whole of the consideration has not been received by way of account payee check draft or through ECS on or before the date, मिल रहा है क्या? तो डेट ऑफ, अरे यार कुछ नहीं है बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है वो समझ गया, अगर 110% से ज्यादा है तो। बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लो? जिस दिन अग्रीमेंट साइन किया उस दिन का, या जिस दिन एक्चुअल में बेचा उस दिन का? नहीं आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन समझा? पहले जिस दिन अग्रीमेंट वाला डेट का लेना है, ट्रांसफर वाले डेट का लेना है। तो अगर आपको पैसा अकाउंट पे चेक से 1 रुपया भी मिला, पढ़ो ना पॉइंट नंबर ए, इफ द डेट ऑफ अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द होल और अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय सो एंड सो, मिला? बिफोर द अग्रीमेंट, तो अगर अग्रीमेंट से पहले चेक से पैसा मिल गया है तो डेट ऑफ अग्रीमेंट लेना है, अगर अग्रीमेंट से पहले चेक से पैसा मिला नहीं तो डेट ऑफ ट्रांसफर लेना है। पढ़ो बी पॉइंट, इफ द अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट बट द होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय सो एंड सो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट, मिला? सो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का लूं? इफ पेमेंट बाय व्हाट, पेमेंट के ब्रैकेट्स में लिखो 100% होएगा तो भी चलेगा, 1% होएगा तो भी चलेगा। इफ पेमेंट बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या तो ECS, पढ़ा हुआ है ना पहले भी यार। सो कभी हुआ ये पेमेंट? हाँ, बिफोर अग्रीमेंट। अरे यार मिल रहा है क्या? वो तो होता ही है बेटा, 100% केस में बिफोर अग्रीमेंट अपन पैसा देते हैं 100% केस में। सो कौन से डेट का लेना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड इफ नॉट देन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, इफ नॉट देन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, बराबर है? नेक्स्ट उसके बाद हाउएवर है, मिला? हाउएवर इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन और इक्वल टू, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये वाला सेम, कुछ नया नहीं है, मिला? अपना सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम है, डिफरेंस 10% ही है तो अपना प्राइस ज्यादा है तो उन लोग का प्राइस। एग्जाम्पल वो समझा रहा है, देख लेना प्लीज।
मिला? फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, मिला? पॉइंट नंबर 2 करके दिया हुआ है, अच्छा पॉइंट है, सुन रहे हो तो मेहनत करने में मजा आएगा यार, प्लीज बोलो। यहाँ पे ध्यान दो ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110, तो FEOC विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मैं बोल रहा हूं कि नहीं यार, मैं ये अग्री नहीं हूं एक्सेप्ट करने के लिए। जब मैंने कोई फ्रॉड, गवर्नमेंट क्या बोलता है, तूने कैश में लिया ऐसा हम अज्यूम करेंगे, बट मैंने अगर जेन्युइनली कैश में पैसा लिया ही नहीं तो मैं क्यों एक्स्ट्रा टैक्स भरूं ना यार। तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं, हम लोग अग्री नहीं करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वाले से, तुम किसी पे भी मांगोगे तो टैक्स थोड़ी ना लेंगे। सो अगर तुम लोग को इससे प्रॉब्लम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, किससे, तो आप है ना ऑफिसर को बोल सकते हो कि सर हम लोग का केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करो। किसको? तो अगर केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गया तो वो भी एक वैल्यू बताएगा। तो ऐसे केस में FVOC जो होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू बताया वो, या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो था वो विच एवर इज लोअर। चला विच एवर इज लोअर, मजा नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूं, क्या बेचा, क्या बेचा, नहीं यार, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बेचा, अपना प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो अपना प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है बट डिफरेंस 10% से कम है तो अपना प्राइस, और अगर 10% से ज्यादा है तो, और स्टैम्प ड्यूटी से प्रॉब्लम है तो या तो वैल्यूएशन ऑफिसर या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लो। इतना समझेगा? वो सेकंड पॉइंट दिया है तुम लोग को, मिल रहा है कि नहीं पता नहीं। ओके फाइन। फिर पॉइंट नंबर 2 दिया है अनकोटेड शेयर्स, मिल रहा है कि नहीं यार? और लास्ट में बोला है ऑल एनी अदर कैपिटल एसेट, मिल रहा है? तो यहाँ पे आ गया बेटा ये वाला, सिंपल है, फटाफट बोलो ना। यहाँ पे एक एरो और बनाना है, अनलिस्टेड शेयर्स। क्या बनाना है? अनलिस्टेड शेयर्स। अब यार ये प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है ना, अब उसमें नेक्स्ट फ्रॉड पॉसिबल है। ये देखा है शार्क टैंक? किसी ने देखा शार्क टैंक इंडिया? नहीं देखा, ऐसा कोई है? सबने देखा है? क्यों नहीं देखा? जाके देखो आज, तो ही तो समझेगा। तो शार्क टैंक इंडिया देख लिया तो अभी ये पढ़ क्यों रहे हो? बिजनेस नहीं करना है क्या? बराबर है। तो शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा तो वो आता है माने में वैल्यू, पिक्चर आते हैं, वो बोलते हैं हम लोग को 200 करोड़ रुपए चाहिए, बराबर है। फिर वो इन लोग बोलते हैं नहीं हम तो 100 करोड़ ही देगा। तो बेटा वो वैल्यूएशन का कुछ है ही नहीं ना। अरे मल्टीपल, 10 टाइम्स मल्टीपल, 5 टाइम्स मल्टीपल, 1 टाइम मल्टीपल, कोई है या नहीं है? कोई रूल ही नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट बोलता है यार इन लोग तो कुछ भी, मतलब मैं क्या करूंगा, शेयर्स बेचने वाला हूँ। क्या बेचने वाला हूँ? तो मैं जानबूझ के उसको बोलूंगा कि यार थोड़ा कम पैसा दे चेक में और थोड़ा ब्लैक में दे देना। तो इसका कोई वैल्यूएशन का हिसाब ही नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है अनलिस्टेड शेयर्स है तो या तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस या तो शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर विल बी FEOC। चला विच एवर इज हायर। सो FEOC का फुल फॉर्म है जितना पैसा मिला उतना, मनी आया तो मनी रिसीव्ड, एसेट आया तो जो आ रहा है उसका वैल्यू, वो नहीं है तो जो जा रहा है उसका वैल्यू। और अगर इक्विटी शेयर अनलिस्टेड शेयर्स बेचा है तो या तो आपका सेलिंग प्राइस या तो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है तो अपन ने अभी पढ़ा, बराबर है। सो ये अपन पढ़ रहे, वो जो फॉर्मेट बनाया था ना उसका एक एक पॉइंट पढ़ रहे। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा FVOC। क्या पढ़ा? FVOC। लिखो प्लीज नोटबुक में रेड पेन से। FVOC और ये कॉपी करना प्लीज। ये बात सेलिंग प्राइस और FMV whichever is higher। वो एंड है। नहीं मैंने आपसे बोला अरे तो इतने देखा मैंने। हाँ अरे उसने देख दिया, उसके बाद ज्यादा है वो भी एक वर्ड। तो पहले रुखसाना क्या बना रही थी?
इसने मेरे को बोला नहीं ऐसा क्यों लिखा है। तुम लोग भी तो कितने रीड हो, 2-3 बार बोल रही हो ऑडिट नहीं लेके आना था, ऑडिट वाली तो देखते ही नहीं। पढ़ लिया है क्या? कॉपी किया है क्या? घर पे रिवाइज किया है क्या कैपिटल गेन? वो रिवाइज करना मस्ट है, बाकी सब छोड़ दो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी पेंडिंग है सब छोड़ दो, बिकॉज कंफ्यूजिंग है। ऐसा होता है जो चैप्टर चल रहा है वो उसी टाइम पे रिवाइज करने का, नहीं तो छूट जाएगा। मेरे बाद लेक्चर है क्या? कौन सा है? ऑनलाइन? ऑनलाइन दोनों? तो मैं भी ऑनलाइन ही ले लूँ क्या? तो सुबह सुबह आ रहा हूँ मैं मेहनत करके, जब घर पे ले सकता हूँ तो। जो मॉड्यूल से हो गया उतना टिक करते रहना प्लीज। लिखा है, हटाओ इतना। इतना लिख दिया है। इसके नीचे लिखो ना, ये जो लिखा है ना ये वाला, अभी ये पूरा पेज खाली है ना तुम्हारा, तो इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे। मैं लिखा रहा हूँ, बोर्ड पे मत लिखना, इसके नीचे लिखना, मैं लिखा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड से मत लिखना। इफ द वैल्यूएशन इज रेफर्ड टू, इफ द वैल्यूएशन इज रेफर्ड टू,
if the valuation is referred to, red pen say valuation officer, then FVOC equals to, next line पे point number A, value as per the valuation officer, और बोलना पड़ेगा stamp duty, point number B, stamp duty value whichever is lower, or stamp duty value whichever is lower, फिर वो पूरा पेज खत्म हो गया, उसके बाद लिखो, मतलब वो पूरा चार्ट खत्म हो गया, नोट करके लिखो, नोट if payment for sale of flat, say sale of immovable property, if payment for sale of immovable property is received कभी before ना, रेड पेन से before the date of agreement, whether whole or part, क्या था आगे, बाय अकाउंट पे चेक, और अकाउंट पे ड्राफ्ट, और ECS, देन क्या होएगा, रेड पेन से लिखना, स्टैम्प ड्यूटी डैश करके लिखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी on the date of agreement, stamp duty value shall be on the date of agreement, लिखा है, कुछ तो समझ रहा है कि कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्या हो रहा है, नेक्स्ट। अच्छा, और कुछ पढ़ाया था, लिखाना बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये कॉपी करना है तो कॉपी करो, ये वाला किसी को कॉपी करना है, हाँ, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इफ नॉट देन ऑन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, on the date of transfer, लिखा है, ओके। फिर ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो जिसको करना है, लिखा है, ओके। एक लाइन छोड़ के रेड पेन से, अभी ये हेडिंग क्या दिया था ये चार्ट का, और उसमें रोमन नंबर लिखा था कुछ, सो उसमें रोमन नंबर ऐड करो ना प्लीज। रोमन नंबर कौन सा है, रोमन नंबर 6, अभी रोमन नंबर 7 ऐड करो, रोमन नंबर 7 ऐड करना, क्या लिखोगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, under that write down
while computing capital gains, while computing capital gains, while computing capital gains, रेड पेन से all expenses, all expenses, नॉर्मल पेन से related to transfer, all expenses related to transfer will be allowed as deduction, will be allowed as deduction. However, रेड पेन से बोलो क्या था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. However, security transaction tax will not be allowed. However, security transaction tax will not be allowed. Will not be allowed. लिखा है बेटा. एसटीटी का डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं दे रहा है. अगर बाय एनी चांस किसी ने कभी पढ़ा है तो अपन ने पीजीबीपी में पढ़ा था, सीटीटी एसटीटी इज अलाउड एज डिडक्शन. यहाँ पे अलाउड नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है हम लोग ने एसटीटी के बदले टैक्स रेट कम कर दिया है 10 और 12%, तो इसलिए हम लोग उसका डिडक्शन नहीं दे रहे. बराबर है. बात नहीं करना, बराबर से रीड करना प्लीज. कम टू पेज नंबर 4.12. 4.12 सॉरी 4 पॉइंट क्या था, 399 पे, 399 पेज नंबर 399 पे नीचे देखो ना, एकदम मिला. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके दिया है. बोलो यार, वो रीड करना चालू करो प्लीज. $399 पढ़ना है, 400 पढ़ना है. $401, $402, $403 पढ़ना है. 401, 399, 400, 401, 402 4 पेज तो पढ़ो. इतना पढ़ोगे क्या? जेन्युइनली बोलो, नहीं तो मैं पढ़ा दूँ सीधा. पढ़ोगे? पहले तो 405 पे आओ. 405 मिला. सॉरी, अच्छा एक पॉइंट तो पढ़ लो. 406 पे आओ. चलो 406 पे नीचे देखो टेबल दिया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एट ग्लांस. मिला. बस उतना टेबल पढ़ लो. चलो बस उतना ही है. उसमें समरी बना के आईसीआई ने खुद ने दे दिया पूरा. एट ग्लांस 406, 407 एक बार रीड करो प्लीज. मैंने भी जो देन डाला है, आधे तुरंत डाला. मतलब हाँ मैंने भी कैसे डाला, मैंने उनको सेंटेंस वाला डाला.
मैंने ऐसे एक ही जगह अरे पेपर मारता स्ट्रिक नहीं करेगी क्या? ये कौन से उसमें था स्ट्रिक बंद नहीं था वो विजुअली सेलिंग प्राइस पे मार्केट वाले which is higher स्टार्टिंग के इसमें तो ऑप्शन नहीं है बट आगे जो आएंगे तो आएगा फर्स्ट पॉइंट समझा जैसे मेरी कंपनी का मैं गुड देगी तो उसका नेम वैल्यू है अगर किसी से खरीदा है उसका परचेस प्राइस आएगा ये दो लाइट तो हम लोग को पड़ेगी नीचे वो बोलेगा इंडस्ट्री के बच्चे को अरे हमारे केस ऑफ कैपिटल अगर जो डेप्रिसिएट कर दिया है गुडविल ऑलरेडी तो जो भी अमाउंट डिडक्ट किया है उसको वापस ऐड करके परचेस प्राइस टैक्स का प्रोफेसर बना दे I get me 100 value in इसकी लैंग्वेज सच में समझ नहीं आई मेरे जैसे आदमी को तो बेल कॉम्पिटिशन में जाना है इधर रूल बदला दीजिए आगे से 200 तो बैठा है मैं तो लगे मैंने वो बैठा है कैसे बैठे हो ना तो हम लोग 10 जने बैठ गए थे जैसे वो 8 बजे वो 12 बजे हाँ वही देखिए टाइम बट ये पहले निकले ना 3:30 निकले ये और सुबह दो गाड़ी देखी मैंने 7:20 की है नहीं लास्ट में आराम से लेट के जाएंगे तो वो पहुंचे अरे तुझे बोला 10 मिनट में कैंसिल नहीं था तो ये था लास्ट में चालू कॉल अटेंड करने पढ़ लिया है जल्दी कर लिया इधर तक लिख लिया है
पढ़ रहे हो क्या? क्या बोलता है? समझ रहा है क्या? क्या बोलता है? पहले तो परचेज प्राइस निकाल रहे हैं, एम आई राइट? परचेज प्राइस क्या लेने का है? वो बोलता है गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट. सो यहाँ पे राइट है या रॉन्ग है पहले बोलो. इन जनरल व्हाट डू मीन बाय परचेज प्राइस? COA. COA मतलब अगर मैंने घर खरीदा 5 लाख में और मैंने ब्रोकर को 50,000 दिया था तो 5,50,000 मेरा COA हो गया. तो COA मतलब सिंपल है, परचेज प्राइस प्लस उसके एक्सपेंस. क्या वाला? परचेज प्राइस प्लस उसके एक्सपेंस. एकदम सिंपल सा गोल्डन रूल है. 2001 डेट दिखाई दी तुम लोग को? अब है ना, गवर्नमेंट बोलता है कि यार 2001 के पहले है ना हम लोग ने इंडेक्सेशन देना बंद कर दिया. मतलब गवर्नमेंट, अगर आप वो टेबल होएगा मैं बताऊंगा, उसमें इंडेक्सेशन चालू होता है 2001 से. किससे? उसके पहले वाला गवर्नमेंट ने इग्नोर करवा दिया. बोलता है कि वो यार वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, अभी क्या करेंगे. तो गवर्नमेंट बोलता है कोई भी एसेट अगर आपने 2001 के बाद लिया है, ऑन और आफ्टर, क्या लिखूं? 1/4/2001, तो आपका परचेज प्राइस जो है वही रहेगा. बट अगर आपने बिफोर 1/4/2001 खरीदा है तो आपकी चॉइस है. आप COA या तो अपना परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस ले सकते हो, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन व्हाट 1/4/2001 ले सकते हो, विच एवर इज हायर. क्या वाला? विच एवर इज हायर. बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होना चाहिए. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे. क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे. सो 2001 वाज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्या वाला? मतलब पास्ट हो गया. कॉस्टिंग में पढ़ा होगा संक कॉस्ट, पढ़ा है तुम लोगों को? संक कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो हो गया, मतलब उसका अभी कोई लेना देना नहीं अपने बिजनेस से, बराबर है. संक मतलब वो पैसा डूब गया ऐसा. तो वो गवर्नमेंट बोलता है 2001 के पहले का वैल्यू मतलब कितना? 25 साल पुराना वैल्यू किधर ढूंढने बैठेंगे. तो या तो आप अपना परचेज प्राइस ले लो या तो फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर. हम लोग तुम लोग को ऑप्शन दे रहे हैं, जो तुम्हारे लिए प्रेफरेबल है वो कर सकते हो. सो व्हाट इज COA? हाँ, उसका मीनिंग परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंस. बट 2001 से पहले लिया है तो परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर. बट इमूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं करना चाहिए. क्या? फेयर मार्केट वैल्यू इतना पॉइंट समझेगा. अगर आपके पास शेयर्स है, बराबर है, सो नॉर्मल शेयर्स हो सकता है, बोनस शेयर्स हो सकता है और राइट शेयर्स हो सकता है. नॉर्मल शेयर में COA इक्वल्स टू परचेज प्राइस. बोनस शेयर में COA इक्वल टू 0 बिकॉज आपको बोनस फ्री में मिलता है. अरे बोलो यार. बट अगर बोनस 2001 से पहले लिया है तो हाँ, तो 0 या तो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर बोला ना, तो विच एवर इज हायर फेयर मार्केट वैल्यू आएगा. तो यार बोनस या कोई भी चीज अगर 2001 से पहले खरीदी है तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, तो 0 से तो ज्यादा ही होएगा. अच्छा, राइट शेयर्स में आपके पास 2 ऑप्शन होता है. बोलो. हाँ, क्या बोलो? एक्सरसाइज द राइट, या तो क्या लिखो? रिनाउंस द राइट. क्या बोला? रिनाउंस द राइट. एक्सरसाइज द राइट है तो क्या हो सकता है? और रिनाउंस में 2 ऑप्शन होते हैं, रिनाउंस सर और रिनाउंस सी. कोई सुन रहा है क्या? प्लीज बोलो. मेरे पास है ना रिलायंस का शेयर्स है और मेरे पास रिलायंस का शेयर है 1500 के भाव का.
शर्मा सर बोल रहे हैं मेरे को 2-3 महीने से 4 महीने से रिलायंस का शेयर खरीदने का है, बट मार्केट में 2200 रुपया है, जब 1800 में आएगा तो खरीदूंगा। बराबर है, वो 2200 से 2400, 2400 से 2500 हो गया, बट वो 1800 पे आया ही नहीं। फिर मेरे को एक दिन कंपनी का ईमेल आया, ईमेल मतलब अपने डीमैट अकाउंट में आ जाता है कि हम लोग राइट शेयर इशू कर रहे हैं 1750 के भाव में। कितने? 1750। तो मैंने शर्मा सर को फ़ोन किया, मैंने बोला सर आपको रिलायंस का शेयर चाहिए था ना 1800 में, मैं दिला सकता हूँ, तो आप मुझे 50 रुपया दो, मैं आपको राइट्स जो है वो बेच दूंगा और आप कंपनी को 1750 दे देना, आपको शेयर्स मिल जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1750 में रिलायंस का राइट शेयर खरीद सकता हूँ। अगर मैंने खरीद लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो COA इक्वल टू परचेज प्राइस 1750। अरे यार खरीद लिया तो इक्वल टू परचेज प्राइस, बट अगर मैंने खरीदा नहीं, मैंने शर्मा सर को रिनाउंस कर दिया, तो यार मेरे को तो फ्री में आया था ना, तो जो 50 रुपया मेरे जेब में जाएगा पूरा कैपिटल गेन्स। कितने रुपए का राइट्स आया था? 1750। मैंने राइट्स एक्सरसाइज किया या रिनाउंस कर दिया? किसको रिनाउंस कर दिया? शर्मा सर को। मैंने कितना उनसे लिया? 50। तो 50 का कॉस्ट 0 है, मतलब पूरा 50 कैपिटल गेन। क्या वाला? पूरा 50। इसको बोलते हैं राइट्स एंटाइटलमेंट। क्या बोलते हैं? राइट्स एंटाइटलमेंट। अरे यार सुन रहे हो क्या? और अगर आपने राइट्स रिनाउंस कर दिया, क्या कर दिया यार? रिनाउंस कर दिया मतलब दे दिया, तो सामने वाले ने तो खरीदा ना शेयर्स, तो सामने वाले का खर्चा बोलो क्या होएगा? मतलब मैं बोल सकता हूं प्राइस पेड टू रिनाउंसर, मेरे को 50 रुपया दिया, प्लस प्राइस पेड टू कंपनी, मतलब तो 1800 उनका कॉस्ट हो गया। अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता तो 1750, मैंने रिनाउंस किया तो मेरे को 50 रुपया मिला, वो फुल कैपिटल गेन, और जो सामने वाले को मिला वो 1750 प्लस 50, 1800 विल बी योर कैपिटल गेन्स। इतना पॉइंट समझेगा। अगेन रट्टा नहीं हो सकता है। नॉर्मली COA मतलब परचेज प्राइस, 2001 से पहले खरीदा तो परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। और अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए? या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर शेयर्स है तो नॉर्मल शेयर्स परचेज प्राइस, बोनस शेयर 0। राइट्स में 2 ऑप्शन है, रिनाउंसर ने अगर एक्सरसाइज किया तो 1750, रिनाउंस किया तो पूरा 50 कैपिटल गेन, और रिनाउंस के लिए जो है वो 1800 हो जाएगा। पढ़ा है? अब बोलो अभी क्या क्या बाकी है। गुडविल को छोड़कर और कुछ बाकी है? बोनस शेयर्स पढ़ लिया? बोलो यार। बोनस शेयर में बोलता है अलॉटेड बिफोर 2001 फेयर मार्केट वैल्यू, अलॉटेड ऑन और आफ्टर 2001 0, बोनस शेयर अलॉटेड ऑन Feb 1 मिला, वो छोड़ दो बेटा, Feb 1 वाला छोड़ दो। राइट शेयर्स मिला, ओरिजिनल शेयर्स प्राइस पेड, राइट्स एंटाइटलमेंट 0, राइट शेयर एक्वायर्ड बाय एसएससी, एक्चुअल प्राइस पेड मिला क्या? एंड फेवर वाले में वो दोनों को कंबाइन करना है, मिलता है कि नहीं पता नहीं। 5th पॉइंट एनी अदर कैपिटल एसेट पढ़ाया मैंने, बोलो यार कुछ मिसिंग है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ खराब हो जाएगी तुम्हारी, क्या करूं? पहले तो अभी 2024 का डेट याद रखना था, जुलाई के पहले, जुलाई के बाद। अब ये 2001 नया आ गया, 2001 से पहले, 2001 के बाद। अब ये 2018 और एक आ गया नया। क्या करें? छोड़ दे ऑप्शन पे एक चीज, एक चैप्टर ऑप्शन पे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सम बहुत इजी आता है, कैपिटल गेन का सम जब एग्जाम में आता है ना, इट इज एक्सट्रीमली इजी, बट पढ़ने में ट्रिकी है। बस सम वो मतलब इतना इजी आएगा कि वो फॉर्मेट बनाना है, FEOC का सिर्फ अमाउंट डालना है, दैट्स इट। आंसर बहुत इजी आता है, बट पढ़ने में बहुत ट्रिकी है। मिल रहा है क्या? कैसे पढ़ो? शर्म आ रही है पढ़ाने में भी। ऐसा कोई लाइफ खराब कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी क्या हो गया ना, ये बात है 2004 की। 2004 में क्या किया, कांग्रेस वालों ने अनाउंसमेंट किया कि इंडिया के इक्विटी शेयर में पैसा डालो, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है।
100 करोड़, 1000 करोड़, 12,000 करोड़, कितना भी कैपिटल गेन हो, कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज उन लोग को इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स मंगवाने थे, बराबर है। तो है ना, एक आदमी ने क्या किया, 2 मई 2004 के बाद उसको मालूम पड़ा कि अक्टूबर 2004 में अनाउंसमेंट आया था, तो अक्टूबर में अनाउंसमेंट आया, वर्ल्ड में न्यूज़ फैली, सब हुआ, तो इस बंदे ने बोला यार इंडिया में इन्वेस्ट करो तो टैक्स नहीं आता है, चला इंडिया में इन्वेस्ट करो तो, ये सोच के उसने कंपनी का शेयर खरीद लिया 100 रुपए के भाव में। कितने रुपए के भाव में? और बोला इसका शेयर का प्राइस जो भी होएगा हम लोग को टैक्स आने वाला नहीं है। फिर है ना 2018 में, फेब 2018 में ये बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि इक्विटी शेयर पे जो टैक्स एग्जेम्पशन था वो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। क्या वाला जो एग्जेम्पशन था वो विड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को नहीं लगता अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट बुलाने के लिए एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उन लोग ने अनाउंसमेंट किया। अब जब अनाउंसमेंट किया तो ये तो लोग पागल हो गए, बोले ऐसा तो कल क्या करोगे तुम लोग, आज सपोज 2024 चल रहा है, आप तुम लोग यहाँ पे 2024 में बोलोगे कि इंडिया के बॉन्ड्स और डिबेंचर एग्जेम्प्ट है। क्या बोला? इंडिया के अब पूरी दुनिया वाले इंडिया के बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर तुम 2025 में बोल दोगे वो टैक्सेबल है। तो यार ये तो उल्लू बनाने का काम हो गया, तुम एग्जेम्पशन देके इंडिया में बुलाते हो और फिर बाद में टैक्स ले लेते हो। तो गवर्नमेंट बोलता है बात तो तेरी बराबर है, तूने कितने में बेचा, आज सपोज कौन सा डेट लो ना, जो कोई भी डेट लो यार, हाँ 2025 बराबर है। तो इसमें ना तुम लोग ने ये शेयर्स बेच दिया 2750 रुपए में। कितने में बेचा? तो पहले बेचारे का शेयर एग्जाम था, अब मैं बोल सकता हूँ 2650 COA माइनस सेलिंग प्राइस, 2650 पे कैपिटल गेन आएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग तेरे को धोखा नहीं देना चाहते। अमेंडमेंट कभी आया? फेब 18 में। कभी आया? तो उस दिन अगर तू शेयर बेचता तो तेरे को कितना पैसा मिलता? वो बोल रहा है सर 2000 रुपया मिलता। कितना मिलता? तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, तूने 100 में खरीदा था, 2000 में अगर बेचता तो 1900 का प्रॉफिट होता। तो अमेंडमेंट के पहले जो भी प्रॉफिट है वो एग्जेम्प्ट है। अमेंडमेंट के पहले कितना प्रॉफिट था? 1900। मतलब गवर्नमेंट बोलता है आज का सेलिंग प्राइस बोलो प्लीज 2750। आप लोग सीधा फेयर मार्केट वैल्यू को माइनस करो, कॉस्ट मत लो। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फेब 2018, फेब 2018 कोई सुन रहा है क्या? कितना था? 2000। तो सिर्फ 750 पे टैक्स भर देना, बस लॉजिकल है। पहले कितने में खरीदा था, कितने में बेचा? तो 2650 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? बट 1900 का जो प्रॉफिट पहले वाला था, तो 2650 माइनस 1900 करोगे तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है सिर्फ उसी पे टैक्स आ रहा है। बराबर है। तो मतलब फेब तक का जो एग्जेम्पशन था वो हम लोग ने दे दिया, उसके बाद जो है वो टैक्सेबल होएगा, जो तुम लोग को बराबर लगना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर है? बोलो यार, आंसर बोलो। क्या कभी खरीदा था? 1 मई 2005 बोला ना अभी तो यार, बराबर है। परचेज प्राइस वॉज 500 रुपीज। कोई सुन रहा है? अच्छा, 1 फेब 2018 में इसका फेयर मार्केट वैल्यू था कितना लिखूं? 300 रुपया। और 1 अप्रैल 2000 बोलो यार, आज कौन सा ईयर चल रहा है? 25 कैसे हो गया? 24-25 प्रीवियस ईयर है ना। उस दिन पे सेलिंग प्राइस चल रहा है इसका 1000 रुपया। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा चेंज करो, सेम आंसर हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे बोलो ना 900 रुपया, यहाँ पे बोलो 700 रुपया। बोलो क्या करो? कितने में बेचा आज? हाँ 700 माइनस क्या किया था ऊपर? 900। अगर इसमें से माइनस करोगे तो 200 का लॉस आएगा। लॉस आया मतलब टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अरे बट एक्चुअली तो 500 का शेयर 700 में बेचा तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। 500 का शेयर कितने में बेचा तो कितने का प्रॉफिट? और अगर मैं 700 माइनस 900 करूं तो 200 का लॉस आएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है तो हम फंस गए। नहीं समझा? कितने में शेयर बेचा है, कितना फेयर मार्केट वैल्यू था? तो 900 से कंपेयर करूंगा तो 200 का लॉस है, मतलब आपको टैक्स नहीं आएगा, उल्टा और टैक्स बचेगा किधर सेट ऑफ करके। तो गवर्नमेंट बोलता है इसमें तो हम फंस गए, बिकॉज आदमी को तो असली में प्रॉफिट हुआ है। अरे समझ रहा है क्या? पढ़ो ना, 1 फेब वाला जो अमेंडमेंट है, पॉइंट नंबर 4 में जो था 408 पेज पे, 408 पेज पे
राइट हैंड साइड पे बढ़ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। मैंने कितने में खरीदा था? 500 में। अरे मिल रहा है क्या? और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एफईओसी मिला क्या? मतलब बेटा ये जो लास्ट वाले दो है ना, लास्ट वाले दो, उसमें से विच एवर इज लोअर लेना है। क्या लो, लास्ट वाले दो में से, और उसको कंपेयर करना है परचेज प्राइस से, और वो दोनों में से हायर लेना है। क्या बोला? लास्ट वाले दो में से विच एवर इज, और परचेज में से विच एवर इज हायर। प्लीज बोलो 900 और 700 में से लोअर क्या है? 700 और 500 में से हायर क्या है? तो आपका परचेज प्राइस हो गया 700, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे आपका प्रॉफिट कितना था? 500 और 900, 400 का प्रॉफिट है ना यार, पर वो 400 के प्रॉफिट पे टैक्स आने वाला नहीं है, जीरो आ गया ना। और बाद में का जो लॉस है वो हम लोग सेट ऑफ करने देने वाले नहीं है। सिंपल एज दैट। नहीं समझा? पहले ऊपर वाले एग्जांपल में क्या लिया था? फेयर मार्केट वैल्यू। इधर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों नहीं लिया? 200 का लॉस जो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है यार। तो इसलिए यहाँ पे भी अभी देखो ना, ये दोनों में से लोअर क्या है और ये दोनों में से हायर क्या है? 2000। तो आंसर 2000 आ गया अपने आप। समझ रहा है क्या? और लॉजिक मैंने बताया, बाकी लोअर और हायर लेना है। लास्ट आंसर का आंसर दो यार। कभी खरीदा था बेटा? 2000 एंड आज क्या चल रहा है? अमेंडमेंट कभी आया? आज क्या चल रहा है? कोई सुन रहा है क्या? मैंने जब परचेस किया था तब वैल्यू था 1250 रुपया। फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन निकाला, कोई सुन रहा है क्या? उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा था 1500 रुपया, और जब मैंने बेचा तब बेचा मैंने 500 रुपये में। प्लीज बोलो एफईओसी, बेचा तो 500 में ही है ना यार, माइनस सीओए क्या लूं? ये दोनों में से लोअर क्या है? 500, और 500 और इसमें से हायर क्या है? 1250। तो तुझे लॉस हुआ है 750 रुपए का। अरे लॉस तो हुआ है ना असली में उसको यार। कितने का वैल्यू था? 1250। कितने में बेचा? 500। तो 750 का लॉस तो हो ही रहा है। तो गवर्नमेंट देगा नहीं देगा? देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? अगर यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं 1000 रुपया तो सेम ही आएगा, बट यहाँ पे अगर मैं 300 लिख दूं तो 300 और 1250 क्या लूं? 1250। समझेगा क्या? तो ज्यादा से ज्यादा लॉस विल बी दिस माइनस दिस, जो एक्चुअल लॉस तुम लोग को हुआ है। अरे एक्चुअल लॉस कितना हुआ? वही हुआ ना, 1250 का शेयर 500 में बेचा, तो एक्चुअल लॉस 750 है। तो बस उससे ज्यादा कभी लॉस आ ही नहीं सकता है। और अगर यहाँ पे 200 का प्रॉफिट था, मिल रहा है क्या? बट एक्चुअल में लॉस आने वाला था अगर माइनस करते तो इसलिए इन लोगों ने जीरो ले लिया, और ऊपर जो है वो है विच एवर इज, क्या बोला? लोअर एंड विच एवर इज हायर। क्या? विच एवर इज लोअर एंड विच एवर इज हायर। लिखो ना प्लीज, इतना लिखो पहले। रेड पेन सेटिंग देना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये कॉपी करना है। ये अच्छी रेडी ना, डिक्लेयर कर देंगे।
वही लिखा है। वैसा दिमाग रहा है इसके। हाँ, इसके आप दे और उसके ऊपर purchase price plus expenses. इतना बोल बोल के एक ऊपर property है, उसके ऊपर इसको बोलिए वो रास्ते में बोलते पीपी के आगे में ना ये मुझे पता है. बस खाली समझ लेना लगेगा एक जगह लिखा हुआ मैंने एक ही जगह मतलब एक्स्ट्रा बुक भी नहीं आएगा ना तो शब्द सब ऐसे जाते हैं मैं कर पाऊँ मुझे आई थी फिर मैंने कर रेड पेन यूज करने वाले को मुझे कंफ्यूज खाने वाले नीचे भी खाए नहीं है पेंसिल से लिखते थे कुछ गड़बड़ हो जाता है मेरे वजह से चली गई नहीं वो सर को देख रहे हैं और सर कुछ और परसेंटेज हो गया इसका ये क्या 15% तो अच्छा मैंने बोला नहीं कि सामने डांस
नहीं कभी भी ऐसा लिखते हैं बड़ा नंबर बना मेरा एग्जाम्पल का एल और ई देख एक दूसरे में मिक्स हो गया किधर और पढ़ते थे इतनी नींद में थी मेरे को समझ नहीं आया मैं पढ़ रही थी ना बट उसको मैंने जो लास्ट वाले मॉडल कर दिया है वो बोले लिखा है ना, लास्ट एरो पे लिखो ना, इक्विटी शेयर अंडर 111 लिखा है, उसके नीचे देखो पॉइंट नंबर ए है, एक्चुअल सॉरी COA इक्वल्स टू नेक्स्ट लाइन पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस और नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st Feb 2018, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st Feb 2018, नेक्स्ट लाइन पे विच एवर इज लोअर, एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर बी, विच एवर इज लोअर और एक्चुअल परचेज प्राइस विच एवर इज हायर, लिखा है, नोट लिखो वही वाले एरो पे, हाँ, बट इसके नीचे अच्छा उसी जो अभी लिखा उसी के नीचे नोट लिखना, अबाव रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, क्या इक्विटी शेयर्स वर परचेज्ड, only when equity shares were purchased before 1 Feb 2018, before 1st Feb 2018, ये वाला जो बाकी है वो कर दो, बिफोर 1st Feb 2018। प्राइस पे टू रिनाउंस सी, ये रिनाउंसर है, प्राइस पे टू रिनाउंसर प्लस प्राइस पे टू कंपनी, प्राइस पे टू रिनाउंसर प्लस प्राइस पे टू कंपनी। लिखा है, ये कॉपी कर रहा है, ये एग्जाम्पल किसी को कॉपी करना, ये वाला तो करो प्लीज। एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल डिटरमाइन कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, लिखा है, फिर ये कॉपी करना। ये दोनों में से क्या लोगे, और ये दोनों में से कोई कुछ कॉपी कर रहा है क्या यार, समझ रहा है कि नहीं, तो याद कैसे रहेगा बाद में सोचेंगे, समझ रहा है कि नहीं वो बताओ। परचेज में 2 ईयर याद रखना है, सेल में 1,
परचेज में 2001 याद रखना है और 2018 याद रखना है, और सेल में तो अपना 2024 जो चल रहा है वही है बस, 23 जुलाई। ऑनलाइन समझ रहा है? ऑनलाइन ये हटाओ पहला एग्जाम्पल। यस यहाँ पे भी वो लोअर हायर लिखना प्लीज, लोअर हायर लिखना। कोई कॉपी कर रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल कोई कॉपी कर रहा है? ऑनलाइन समझ रहा है कि नहीं? रिप्लाई नहीं आया। एग्जाम्पल 2 हटा दो। एग्जाम्पल 3 में प्लीज लोअर हायर लिखना। इतना कॉपी किया, देन टेक अ ब्रेक।